Assalamualaikum dear students. My name is Imran Anu. Today we are going to discuss the second essential of essay writing. तो पिछले लेक्चर्स को आप सुने कनेक्टिविटी बनाने के लिए, क्योंकि पिछले लेक्चर के साथ ही ये एसोसिएटेड है और जिन लोगों ने अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें। और पहला एसेंशियल हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया और वो एसेंशियल था इंट्रोडक्शन। हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की कि स्ट्रक्चर क्या है ऐसे का। तो एसेंशियल्स में पहली बात हमने स्ट्रक्चर की थी। तो स्ट्रक्चर हमारा हमने डिस्कस किया कि कैसे 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। पहले पार्ट पे हमारा इंट्रोडक्शन है, फिर हम लेते हैं इसको मेन बॉडी को और फिर हम लेते हैं कंक्लूजन को। तो इंट्रोडक्शन की बात हमने कर ली थी, अब हम आते हैं मेन बॉडी की तरफ। जब हम मेन बॉडी की बात करते हैं ऐसे की, तो जाहिर है कि हमने आउटलाइन लिख ली, आउटलाइन के अकॉर्डिंगली हमने आगे चलना है। फिर ऐसे में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी हमने लिख लिया। एंड आई हैव टोल्ड यू इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर what will be the ingredients in an ideal introduction। एक चीज़ मिस हुई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। आइडियल इंट्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में मेरे माइंड में अभी आई है, वो है लेंथ ऑफ इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि जो लेंथ है वो आइडियल इंट्रोडक्शन की कितनी होनी चाहिए। तो आइडियल इंट्रोडक्शन है वो A4 साइज़ पेपर जो है वो काफ़ी होता है। दूसरे अल्फाज में जो आपको शीट दी जाती है वहाँ पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उसमें आप उसको देख लें कि 3/4 ऑफ दैट शीट इज़ क्वाइट सफिशिएंट टू हैव फॉर इंट्रोडक्शन। अब इन तमाम चीज़ों के बाद हम मेन बॉडी की तरफ आते हैं। तो जो आपके मेन बॉडी होती है ऐसे कि इट एक्सप्लोर्स द डायमेंशंस ऑफ द टॉपिक्स। इसमें आप जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं टॉपिक्स की उसको आप हाईलाइट करते हैं। अब ये जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं टॉपिक की, उनमें क्या क्या है वो आप आउटलाइन में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मतलब ये कि आउटलाइन में आप एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये पॉइंट्स हैं जो आपने एलैबोरेट करने हैं आगे जाके। तो जो मेन बॉडी है उसमें एक चीज़ याद रहे कि इंट्रोडक्शन के बाद जो पैराग्राफिंग है उसको आउटलाइन में दी गई जो चीज़ें हैं या मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऑर्डर हैं, उस ऑर्डर को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑर्डर जो है वो आपका एक तो ऐसे कि ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करेगा और एक स्ट्रक्चर को भी बेहतर करेगा। तो इट एक्सप्लोर्स द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द टॉपिक एंड यू नीड टू एक्सप्लोर एज मैनी डायरेक्शंस एज पॉसिबल। सीक्वेंस ऑफ नेचर क्या है? सीक्वेंस क्या है जी? इसका होना चाहिए। तो ये आपकी सेकेंडली चीज़ जो है ये आपके ऐसे के सीक्वेंस को शो करती है। और सीक्वेंस में क्या आता है? नेचर ऑफ टॉपिक आ जाता है। सीक्वेंस वेरी करेगा नेचर ऑफ टॉपिक से। तो सीक्वेंस विल वेरी फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। समटाइम्स आपको कोई चीज़ पहले देना पड़ती है, कुछ बाद में। फॉर एग्जांपल एक ऐसे था हमने मॉक टेस्ट में दिया कि हाउ फार हैज़ डेमोक्रेसी डिलीवर्ड गुड इन पाकिस्तान। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने स्टार्ट करते हुए कहा जी कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर की बात कर रहा हूँ। आउटलाइन में उन्होंने कहा कि इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने कहा कि काजेज ऑफ द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। एक चीज़ याद रखें कि कभी भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आपने नहीं जाना अगर ऐसा टॉपिक आपने अटैम्प्ट करना भी है। तो अगर उस टॉपिक को अगर हम गौर से देखें तो वो कह रहा है कि कितनी डेमोक्रेसी ने आपको अभी तक अच्छे काम डिलीवर किए हैं, अच्छी चीज़ें डिलीवर की हैं। तो आप उसको टच करें सेकंड पॉइंट में कि व्हाट आर द गुड्स दैट आर डिलीवर्ड बाय डेमोक्रेसी, और उसके बाद फिर आप बताएं कि 100% क्यों नहीं डिलीवर कर सके। तो एक ऑर्डर है ना, तो ऑर्डर को लेके चलना है। लेकिन अगर आप पहले कहते हैं कि काजेज ऑफ फेलियर या काजेज ऑफ डेमोक्रेसी नॉट बीइंग डिलीवरिंग 100% और इस तरह की, तो आपको उस डायमेंशन की तरफ नहीं लेके जाएगा जो टॉपिक की डिमांड है। तो टॉपिक की डिमांड के मुताबिक आपको उसका सीक्वेंस जो है वो तय करना पड़ता है, जो आउटलाइन में पहले ही कर चुके होते हैं उसी को आप मेन बॉडी में फॉलो करते हैं।
अच्छा, कुछ होते हैं यूनिडायरेक्शनल और डाई डायरेक्शनल अप्रोच है जी। यूनिडायरेक्शनल क्या है कि आप अगर आप एक फैक्चुअल ऐसे कर रहे हैं, तो अगर आप काजेज को डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ काजेज को डिस्कस करें और बाद में उसके इम्पैक्ट्स की तरफ आएँ या सोल्यूशन की तरफ आए। सॉरी, इम्पैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो काजेज का और सोल्यूशन का बड़ा कॉन्टेक्ट है आपस में। तो जब आप काजेज को डिस्कस करेंगे तो सोल्यूशन को कुछ लोग साथ साथ उस पैराग्राफ में देते रहते हैं, तो ये तो डाई डायरेक्शनल जो है वो अप्रोच हो जाती है। लेकिन आप कोशिश करें कि जिस तरह से आपने आउटलाइन में पॉइंट्स दिए हैं उसके मुताबिक ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंट्रोडक्टरी लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ। जिस तरह से ऐसे में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की वैल्यू है, वही वैल्यू एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्टरी लाइन की है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके पूरे पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करवा देती है एग्जामिनर को। फॉर एग्जांपल, आपने एक आउटलाइन में सीक्वेंस दिया है जी कि काजेज है। फॉर एग्जांपल, आप करप्शन की काजेज को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने एक काज दे दिया है जी कि मैंस बर्निंग डिजायर्स टू बिकम बिग विग एंड रिच ओवरनाइट। तो अगर हम उसको इस टॉपिक के मुताबिक लेके चल रहे हैं, उस सीक्वेंस के मुताबिक, तो हो सकता है कि वो डायरेक्टली देखे जाके कि क्या वाकई आपने उसको हिट किया है कि नहीं किया। और फिर वो जो आपका इंट्रोडक्शन का पहला पैराग्राफ है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाता है कि जी ये मैंने पॉइंट दिया था आउटलाइन में, और ये इंट्रोडक्टरी जो लाइन है पैराग्राफ की, ये इस बात को इंट्रोड्यूस करवा रही है कि हाँ मैं उस आउटलाइन को फॉलो कर रहा हूँ और उसको आगे लेके भी चल रहा हूँ। इसके बाद नॉर्मली लिया जाता है कि वन पैराग्राफ और वन एस्पेक्ट। वन पैराग्राफ और वन एस्पेक्ट होता पता क्या है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर आइडियल लेंथ क्या होती है पैराग्राफ की। तो मेरा जवाब उनको ये होता है कि देयर इज नो आइडियल लेंथ ऑफ अ पैराग्राफ। अब ये बड़ा अजीब आप समझ रहे होंगे कि जवाब है, लेकिन जो लेंथ होती है पैराग्राफ की, इट वेरीज फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। इट वेरीज फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक से मुराद आप ऐसे का टॉपिक ना लेके जाएं, टॉपिक से मुराद लें जो मेन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज होती हैं जो आप आउटलाइन में लिखी जा चुकी होती हैं। समटाइम्स कोई एक काज ऐसा होता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, सोल्यूशन ऐसा होता है जिसके ऊपर ज़्यादा 10 से 15 लाइनें लिखी जा सकती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात आपको कोई ऐसी चीज़ या ऐसा आप काज या सोल्यूशन लिखते हैं जिसके लिए आपको ज़्यादा मवाद नहीं है आपके पास, तो वो ऑटोमेटिकली जो उसकी पैराग्राफ की लेंथ है वो वेरी करेगी, और उसको आप डेफिनेटली लेंथ को अगर आइडियल बनाने की कोशिश करेंगे जी कि मैं इसको हर पैराग्राफ को नाप तोल के एक ही साइज़ का लेके चलूँ, तो ऐसा नहीं होता। तो ये ज़हन में रख लें कि वन पैराग्राफ और वन एस्पेक्ट ये ज़रूरी है, लेकिन जो लेंथ ऑफ द पैराग्राफ है इट वेरीज फ्रॉम कैटेगरी टू कैटेगरी। कैटेगरी से मुराद मैं ये लेता हूँ कि आउटलाइन में आप मेन कैटेगरीज लिखते हैं कुछ, और मेन कैटेगरीज से आप फिर सब कैटेगरीज में आते हैं जब फ्रेजेस की आउटलाइन बनाते हैं या टॉपिक आउटलाइन बनाते हैं। तो ये चीज़ जहन में रखें। अब कनेक्टर्स, कुछ बच्चे कहते हैं सर कनेक्ट कैसे करें पैराग्राफ को। देखिए, जो आपकी फर्स्ट लाइन होती है हर पैराग्राफ की, वो पैराग्राफ को कनेक्ट तो कर रही होती है, लेकिन जो आपके मेन कैटेगरीज होती हैं, मसलन अगर आप एक फैक्चुअल ऐसे लिख रहे हैं, वाटर क्राइसिस के ऊपर लिख रहे हैं या एनर्जी क्राइसिस के ऊपर लिख रहे हैं, तो आप लिख रहे हैं सर ये मैंने ये लिखा है कि इंट्रोडक्शन है कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, काजेज क्या हैं, सोल्यूशन क्या है। अब जाहिर है कि इन 3-4 जो पोर्शन है इनको अलग भी करना है हमने और इनको कनेक्ट भी करना है हमने, ये हमारी टास्क है बीइंग एन एसे राइटर। तो जब हम इनको कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के लिए हमें एक कनेक्टर पैराग्राफ बनाना पड़ता है, जिसके मुताबिक हम कहते हैं कि कीपिंग, मसलन आपने काजेज को बयान कर दिए या आपने पहले इम्पैक्ट्स बयान कर दिए किसी चीज़ के, तो हम कहते हैं कीपिंग इन व्यू द अबव मेंशन्ड इम्पैक्ट्स ऑफ दिस सोशल कैंसर, नाउ वी मस्ट ट्राई टू पॉन्डर ओवर द काजेज ऑफ दिस सोशल इवल। तो आप जब उसको इस तरह कनेक्टेड देते हैं, कनेक्टिंग पैराग्राफ 1-2 लाइन का या 1-2 सेंटेंसेस का, तो वो बड़ा आइडियली जो है वो आपके आइडियाज़ को एक यूनिटी दे देता है, और उस यूनिटी में
प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंड होती है, और कनेक्टर के तौर पे ये पैराग्राफ काम करता है। तो ये एसेंशियल्स ऑफ ऐसे में हमने पढ़ा। पहले नंबर पे हमने इंट्रोडक्शन किया, दूसरे नंबर पे हमने मेन बॉडी की, तीसरा जो है इसमें है कंक्लूजन। जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन में नॉर्मली कहा जाता है जी कि ये सारे ऐसे का सम अप है। देखिए जी, आप उसको हर चीज़ को बार बार मेंशन नहीं कर सकते या हर चीज़ को एक ही पैराग्राफ में समा नहीं सकते। असल में कुछ लोग कंक्लूजन के दो पैराग्राफ्स बनाते हैं, एक प्री कंक्लूजन और एक मुकम्मल जो कंक्लूजन होती है। इसमें बाकायदा तौर पे कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिनसे आप स्टार्ट करते हैं, टू सम अप, टू कैप अप और इस तरह की चीज़ें, टू कंक्लूड। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि जो लास्ट पैराग्राफ होता है कि इट मस्ट समराइज द होल ऐसे, बट इन व्हाट वे, इन द वे दैट यू नीड टू गो बैक टू योर स्टांस। आर्गुमेंटेटिव ऐसे है तो आपको अपने स्टांस की तरफ वापस जाना है और वहाँ पे आके आपने कहना चाहिए मैंने ये स्टांस लिया था, तो ये चीज़ें मैंने सारी डिस्कस की हैं और ये मैंने एंड पे इसको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ और मैंने ये साबित कर दिया है कि ये चीज़ें ये हैं। तो कंक्लूजन में आप कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आप उस कोटेशन को पहले तमहीद बांध के उसके ऊपर आप अच्छे खासे उसकी बैकग्राउंड आपने बना दी हो कि ये मैंने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव किया है और मैं कंक्लूड करना चाहूँगा फ़लाँ फेमस राइटर की बुक से ये कोट लेके या उसने ये लाइनें लिखी थी। तो ये थे आपके एसेंशियल्स ऑफ अ गुड ऐसे। अभी तक हमने एसेंशियल्स ऑफ अ गुड ऐसे में एक चीज़ की है, याद रखिएगा, वो है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बाद जो बाकी एसेंशियल्स हैं उनमें एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया है, मेकिंग एन आउटलाइन है और प्रिंसिपल्स ऑफ ऐसे राइटिंग है। तो इसको हम मज़ीद देखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करेंगे। थैंक यू।